आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर सबा और फ्रंट सीट कन्फेशन के नए एपिसोड में आज फिर से हाजिर हूँ अपने साथ एक नई मेहमान लेकर। इनका तारुफ करा दूँ, ये हैं साक्षी विद्यार्थी। इनको 10 साल का तजुर्बा है लीगल फील्ड में और सोशल वर्क में। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के तौर पे काम कर रही हैं और 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो आज हम जानेंगे लीगल एड्स के बारे में, लॉ के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और किस तरह से युवा अगर किसी मुसीबत में फंस जाए तो लीगल एड ले सकता है और किस तरह से लॉ का आसानी से इस्तेमाल करके अपने हक को पाया जा सकता है। तो चलिए मुलाकात करते हैं, शुरू करते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साक्षी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच फॉर दिस शो, फॉर इनवाइटिंग मी। हमको सबसे पहले ये बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंची? जैसे जनरली लोग एलएलबी कर लेते हैं तो उनका भी सपना होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं। तो ये बताइए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की जर्नी क्या है ताकि युवाओं को मालूम हो सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हर एक युवा का और खासकर जो लीगल से जुड़े हुए युवा हैं उनको बहुत इंस्पायर करता है, क्योंकि टॉप मोस्ट कोर्ट है ऑलमोस्ट। वहाँ पे सारे जो हमारे बिग शॉट्स हैं वो सब वहीं पे हैं, और देश को और इंडियन पॉलिटी में जो आने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं से लॉयर एडवोकेट हैं। तो इसका कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई बच्चा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो सबसे पहले वो अपना एलएलबी कंप्लीट करे, उसके बाद में ज़रूरी ये है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसकी जानकारी करे, वहाँ पे जाए, वहाँ प्रैक्टिस करे, लीगल प्रोसीजर देखे, उसके बाद में वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करे और 3-4 महीने बाद में ही वो आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। और अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, आजकल बच्चे जैसे क्लैट कर रहे हैं, उनके यहाँ पे मूड कोर्ट्स हो रही हैं या बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं, वो लोग ड्यूरिंग देयर स्टडी टाइम पे, क्योंकि हम लोगों का 3 ईयर वाला होता था तो उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। आज तो इंटर्नशिप को लोग बहुत अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अगर कोई बच्चा सुप्रीम कोर्ट आना चाहता है तो डायरेक्ट एलएलबी करने के बाद भी वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन कर सकता है, किसी सीनियर के अंडर में इंटर्नशिप कर सकता है, वहाँ की प्रोसीडिंग्स देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में एओआर बनना है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना है, तो उसके लिए बच्चे को ज़रूरी है कि 4 ईयर वो वहाँ पे प्रैक्टिस हो उसकी, और अंडर जो 10 ईयर का एओआर है उनके अंडर में इंटर्नशिप हो, और एक एग्जाम होता है एओआर का, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करके वो बच्चा वहाँ पे एओआर भी बन सकता है। जी, तो कोई इतना कठिन प्रोसीजर नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई कठिन प्रोसीजर नहीं है। बस आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते हैं या जो भी केसेस वहाँ पे आते हैं, प्रोसीडिंग्स आती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही होके आते हैं। तो बच्चे को जानकारी होनी चाहिए, ये उसका करियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि सेशंस में कैसे ट्रायल होते हैं, क्योंकि ट्रायल जो कंडक्ट होता है, जो बेसिक फाउंडेशन है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही होता है वहाँ पे। तो बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर कोई बच्चा आना चाहे सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट वेलकम, हम लोग हैं वहाँ पे। तो मैं लास्ट में शेयर करूंगी साक्षी का नंबर, अगर किसी को और जानकारी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा जाए या लीगल एड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो साक्षी को वो कांटेक्ट कर सकता है और ये पूरी उसकी हेल्प करेंगी। बिल्कुल। ये भी हमें बताइए कि जैसे किसी के साथ कुछ हादसा हो गया किसी भी तरह का, अब उसको एफआईआर करानी है और लीगल एड चाहिए, तो एक सिंपल प्रोसीजर बताइए, क्योंकि जनरली क्या होता है कुछ हो गया लेकिन कचहरी जाने में या थाने जाने में एक झिझक, एक डर होता है, लगता है अगर हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो हो सकता है हमारी जिंदगी और मुश्किल हो जाए। तो ऐसे में कई सारे केसेस आपने देखे होंगे पहुंचते ही नहीं है वहां तक। हाँ, तो कुछ इजी प्रोसेस बताइए। देखिए, पहली बात तो सुबह मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी के साथ में कोई भी हादसा होता है, कोई घटना घटित होती है, किसी भी तरह की हो, चाहे कितना हर्टफुल हो, शेमफुल हो या बोल नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए अफ़सोस ना करें, ये ना सोचें कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, और हेजिटेशन की वजह से आप चुप ना बैठें, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपने आधी जंग तभी जीत ली होती है जब आप अपना इरादा बना लेते हैं किसी काम को करने का। तो अगर न्याय पाने
के लिए आपके अंदर हौसला है, वो एक सोच डेवलप हो गई कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे न्याय पाना है, तो आप ये सोचो आधी जंग जीत जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी अथॉरिटी को अप्रोच करने के लिए आपको कभी झिझकने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एफआईआर लॉन्च होती है अंडर सेक्शन 173 के अंडर, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ई एफआईआर ऑनलाइन एफआईआर फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी घटना हुई है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द एसएचओ करके आप एड्रेस करके जो भी आपके साथ में वारदात घटित हुई है आप उसको वहां पे एक लिख के प्लेन पे नीचे अपना नाम एड्रेस सब बकायदा देके फोन नंबर देके आप अपने एसएचओ को दे सकते हो, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मतलब जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां दे सकते हो। इन केस अगर आप महिला हो तो आप महिला पुलिस स्टेशन में जाके देख सकते हो, आप ऑनलाइन एफआईआर फाइल कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके साथ में कोई भी वारदात हुई है और जरूरी नहीं है कि आपके साथ घटना फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरी जगह हुई है, आप रहते दूसरी जगह हो, तो ऐसा नहीं है, आप जीरो एफआईआर का भी प्रचलन है, तो आप किसी भी क्षेत्र के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, पुलिस स्टेशन है, आप वहां जाके एफआईआर लॉन्च करवा सकते हो। आप फोन के थ्रू एफआईआर लॉन्च करवा सकते हो, कैफे में जाके करवा सकते हो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपकी एफआईआर लिख नहीं रहा है, आपको ये प्रॉब्लम है कि अगर एक बार गया और फिर आपको हुआ कि बैठे रहो, 2-3 दिन से आपको बैठा रहा है या परेशान कर रहा है, तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हो कि आप उसके सीनियर, आप सीओ और एसपी लेवल के जो उसे उच्च अधिकारी हैं उनको एड्रेस करके अपने ग्रीवेंसेस एड्रेस करके आप ये बता सकते हो, उसको वाया पोस्ट आप कर सकते हो। और वो पोस्ट की जो एक स्लिप होती है, स्पीड पोस्ट आप करोगे तो वो जो स्लिप आपको मिलती है वहां पोस्ट ऑफिस से उसको आप रख सकते हो, और उस जो आपने प्लेंट अपना जो एफआईआर का कंप्लेंट भेजा हुआ है उसमें आप अपना स्टिक करके वो एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस आप रख सकते हो। फिर अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप थ्रू द कोर्ट आप अपनी एफआईआर लॉन्च करा सकते हो। तो अब ये है कि एफआईआर का जो प्रोसेस है सिंपल हो गया है, बस जरूरत ये है एक तो जागरूकता की, और दूसरी जरूरत ये है कि हमें मन बनाने की, कि हमें ये सोचना है कि अगर प्यास हमें लगी है तो पानी मुझे ही पीना पड़ेगा, पानी कहीं भी रखा हो, क्योंकि अगर हमें प्यास लगी, मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है तो मुझे ही स्टेप लेना पड़ेगा। तो हमको घबराना नहीं है, पहले तो इरादा पक्का कर लेना। बिल्कुल। चलिए, इरादा पक्का कर लिया और हम थाने पहुंच गए, हमने एफआईआर लिखा दी। अब हम एक अच्छा वकील कैसे ढूंढे, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा, जैसे अगर हम कानपुर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो आप कोर्ट में गए, तमाम तो ऐसे भी वकील हैं जो फर्जी हैं, ये आपको भी पता होगा, है ना। तो और तमाम वकील हैं, हमें कैसे मालूम पड़े कि ये वकील सही है या हम इसके पास जाएं तो हमारा काम हो जाए। देखिए सभा, इस मामले में तो जैसे आपने कहा कि ये बहुत इंडियन जुडिशरी का थोड़ा सा दुर्भाग्य है, खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, कि लोगों को सही लीगल एड नहीं मिल पाती है और समझ नहीं होती है। पर इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगी कि कोई भी अगर ऐसा जघन्य अपराध होता है, 376 हो गया, पॉस्को हो गया या SC/ST का, अगर कोई जघन्य अपराध होता है तो उसके केसेस के लिए सरकार खुद एक वकील नियुक्त करती है, ठीक है। तो हर कोर्ट में एक वकील होता है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है तो आप जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड है, जो फ्री एक वकील मुहैया कराते हैं, आप उसके पास जा सकते हो, ठीक है, उनको अप्रोच कर सकते हो। और वैसे ही नालसा है, नालसा जो फ्री केसेस करते हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, मैं भी प्रो बोनो केसेस करती हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी जो है वाया कॉल पे। और दूसरा चीज ये है कि आपको अभी जो मैंने इससे पहले बात बोली थी ना कि अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आपको खुद अवेयरनेस, खुद जाना जरूरी है। आप कभी ये मत करो लेमैन के लिए, जैसे किसी पे बैंक ऑन नहीं होना है, रिलाई नहीं करना है कि नहीं हमने वकील साहब को पैसे दे दिए, अपना सरदर्दी हमने अपना बता दी है और उसके बाद में हम बैठे हैं घर पे, वकील साहब काम करेंगे। अगर आप ऐसे करोगे तो वकील साहब के पास में 10 केस है, तो वकील साहब उन 10 केसेस में से उनको जो प्रायोरिटी उनकी लिस्ट में होगा वो उसको लुक आफ्टर करेंगे। अगर आपका केस है तो जरूरत यह है कि आप जाओ वकील साहब के चैम्बर के साथ में, जरूरी है कि आप अपने कोर्ट में जाओ, वहां पे देखो कि क्या हो रहा है, वकील साहब हमारे जा भी रहे हैं कि नहीं, वहां पे क्या कार्रवाई हो रही है, वहां की प्रोसीडिंग्स देखो
और सबसे जरूरी बात ये है कि ये हर एक क्लाइंट को, हर एक व्यक्ति को हम बताना चाहेंगे, अगर किसी का भी केस चल रहा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक कॉपी, जो भी वकील साहब केस दायर कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं, एक फोटोकॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए। कई बार ऐसा करते हैं हम लोग कि पैसे दे देते हैं, जाते हैं, चैम्बर में बैठे रहेंगे, हम कोर्ट नहीं जाते हैं। तो वकील साहब ने कहा रे आप आराम करो, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। हम भी सोचते हैं कि नहीं, मेरा हेडेक कम हो रहा है, सर तो ले रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं होगा। आप जो भी वहां एप्लीकेशन लगा रहे हो, जो भी कॉपी लगा रहे हो, जो भी आप अपना दरखास्त दाखिल कर रहे हो, वहां पे जरूर से जरूर उसकी कॉपी लो। वकील साहब से अपने मांगो कि सर मुझे कॉपी दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो आप वहां पे जाके, कोर्ट में बाबू होते हैं, आप उनसे जाके फोटो कॉपी निकलवा लो, सो दैट आपको खुद आइडिया रहे कि मेरे केस में अगर 10 साल मेरा मुकदमा मान लीजिए चल रहा है और तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो वकील साहब हमारे कर क्या रहे हैं। सही बात है। तो बड़ी बेसिक जानकारी आपने दी, बहुत सारे लोगों को होती नहीं है, उनको लगता है कि हमने वकील को दे दिया, वकील यानी, और वकील को वो समझते हैं कि वो ज्यादा उसको ज्ञान है, तो जो वो बताता है उसको वो ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आपको भी फॉलो करना है, आपको भी देखे रहना है कि वकील क्या कर रहा है, और आपको भी प्रोसीडिंग्स पे नजर बनाए रखनी है, और उसकी एक कॉपी भी आपको अपने पास। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कभी आप क्रॉस चेक करने जाओगे या किसी और वकील से सलाह लेने भी जाओगे, तो आप वो भी बिना देखे क्या कहेगा, फिर वही हो जाएगा कि आप एक से छूटे थे, फिर आप दूसरे के चक्कर में पड़ गए। तो ऐसा है कि अगर आप के पास में आपकी फाइल होगी तो आप सामने वाले दूसरे किसी वकील को बता भी पाएंगे कि सर मेरे साथ में मैंने ये केस फाइल किया था, अभी तक इतने तारीख लग चुकी है और इस तारीख पे ये हुआ है। जब आपको खुद की जानकारी नहीं होगी, कई लोग मेरे पास में क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनके पास में कॉपी ही नहीं है, उनके पास फाइल ही नहीं है, उनको सिर्फ पता है मुकदमा। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मुकदमा भी खारिज हो गया होता है, पर वकील साहब चला रहे होते हैं तारीख पे तारीख, उनको पैसा मिल रहा होता है। साक्षी ये बताओ कि क्या परसेंटेज है रेप केसेस का या झूठे रेप केसेस का? देखिए परसेंटेज वाइज अगर आज के तारीख में देखा जाए तो बहुत सारे जो है जेन्युइन रेप केसेस होते हैं जो कि अदालत नहीं पहुंच पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और जो झूठे केस होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट होते हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिलाएं इस तरह का कृत्य कर रही हैं और जो आदमियों को झूठा फंसा रही हैं। और आप यकीन जानो, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि 100%, पर आप ये समझिए कि 60% अगर जेन्युइन केसेस हैं तो 40% जो है झूठे केसेस महिलाएं फंसाती हैं, और बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल में फंसाती हैं। उसका कई बार ऐसा होता है कि फैमिली का प्रेशर होता है, कई बार जो कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप में महिलाएं आती हैं जान के रिलेशन बनाती हैं, और फिर परिवार का एक प्रेशर होता है उनके ऊपर, तो समाज का, सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो वो फंसा देती हैं, 376 लिखवा देती हैं, या बहुत सारी चीजें हैं। अभी एक सेक्शन 69 आया है कि प्रॉमिस टू मैरी का है ना, या इंड्यूसमेंट का है, या को वर्कर ने आपको लगा दिया कि नहीं आपसे शादी करेंगे या फेवर देंगे। और मैं इस पे बात करना चाहूंगी क्योंकि मुझे बड़ा इस पे इंटरेस्ट आता है, मुझे गुस्सा भी आता है जब मैं ये देखती हूँ पेपर में कि किसी महिला ने एक पुरुष को ये कह के फंसा दिया कि उसने मेरे साथ रेप करा है क्योंकि उसने मुझसे शादी का वादा किया था। मतलब मैं अपनी जेन्युइन जो राय बताऊं तो ये रेप कहाँ से हुआ? जिस वक्त पे उसने तुमसे शादी का वादा किया, तुमने वो सारी एक्टिविटी एंजॉय करी, यू एंजॉयड एवरीथिंग, लेकिन जब तुम्हें लगा कि अब मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है, तो तुमने कह दिया कि ये रेप है। रेप कैसे हुआ? सबा, इस जो आपने बात बोली है ये बहुत अच्छी बात है, पर इस पे मैं 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। तो 2 ओपिनियन है, एग्जाम्पल तो नहीं है, 2 ओपिनियन मैं देना चाहूंगी। होता क्या है कि देखिए आज के ज़माने में किसी को उम्मीद दे करके उसका बहुत कुछ छीना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नेता बहुत अच्छा कल दिखा करके 5 साल हम ये करेंगे मैनिफेस्टो दिखा करके हमसे हमारे वोट छीन, वो भी हो रहा है। नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो हमारे वोट छीन लेते हैं, ठीक है। सिंडिकेट, ये जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो आज का मार्केट है, वो अपने बेनिफिट से
दिखा करके वो हमसे हमारे नोट छीन लेते हैं। हाँ, और आदमी ऐसे ही शादी का वादा दिखा करके पूरा एक फ्यूचरिस्टिक दिखा करके औरतों से उनकी इज्जत छीन लेते ठीक हैं। है। ये एक फैक्ट है। हाँ, उसका होता क्या है सबा, उम्मीद, जब कोई इंसान ट्रस्ट करता है, दुनिया भरोसे पे चलती है, जब ट्रस्ट करता है उस टाइम पे होता ये है कि महिलाएं पुरुषों के झांसे में आ जाती हैं। उनको उनको ये लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति अगर मुझसे कह रहा है, मेरे साथ इतना आगे आया है, तो शादी ही करेगा। और उनका एम ये रहता है कि एक फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, एक फॉर अ टाइम बीइंग एंजॉयमेंट के लिए होता है, और उसके बाद क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं। हाँ, पर इस जगह पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है कि हम ब्लेमिंग करते हैं, ये एक गलत है। क्योंकि स्टार्टिंग से अभी जो बात आपने कही कि एट अ मोमेंट व्हेन यू एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप, इट वाज कंसेंटिंग, you both enjoyed at that time, and when it is ठीक है, consensual, then how can you but say that it it is was a breakup? promise to marry, ठीक है, Alright. it was a promise, and you need to check whether the person who is saying कि he'll marry you, तो starting से वो कैसा है, whether he is already married, having some relationship behind, या फिर वो व्यक्ति आपको कुछ solid देना चाह भी रहा है कि नहीं, आप में इन्वेस्ट कितना कर रहा है। क्योंकि होता ये है कि आज का बहुत ही समय ऐसा है कि आज चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर फॉर अ टाइम बीइंग अगर उन्होंने हर चीज को एक टारगेट बना लिया, ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है जो पिछले 10 सालों में इंक्रीज हुई है। कि लोगों ने जैसे अपना एक एम्बिशन सेट करते थे कि करियर में मुझे ये करना है, वो करना है, आजकल लोगों को क्या है कि मुझे इस लड़की को फंसाना है, मुझे इस लड़के को फंसाना है, एक इसको अचीव कर लिया, अब नाउ स्विच ओवर, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, तो एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है। और होता क्या है कि महिलाओं को जरूरी है कि नो कहना सीखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। और अगर आप चाहते हो कि आपका लाइफ सेफ और सिक्योर हो, तो जो एक लीगल परिवेश में हमारे लिए जो लॉज बनाए गए हैं, उसके अंतर्गत ही अपनी फ्रीडम एंजॉय करो। अगर आपको कहा गया है कि लिव इन में रहना है, तो भाई आप सोचो भी आपका फ्यूचर क्या होगा। जब आप रह रहे हो, आपको सीधे सीधे 6 महीने के अंदर पता चल जाता है कि व्यक्ति किस सुर का है, आपके साथ कहाँ तक निभा सकता है। तो जरूरी यह है कि आप वहीं से पहले निकल लो। आप ये सोचो आप किसी की वाइफ बनोगे तो आपके पास में सारे लीगल राइट्स हैं, और अगर आप टाइम पास के लिए अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है, तो डेफिनेटली अगर उसको करना है तो वो जरूरी ये है कि आपकी बीइंग अ विमेन, आपकी ये जरूरत है कि आप उसे कहो कि भाई मेरे घर वालों को कन्विंस करो, आप मेरे साथ में जो है एक जो मैरिटल जो कस्टम्स होते हैं, आप उसको फॉलो करो। अगर आप सोचते हो कि नहीं आप वो लिबरल है, हम सब मॉडर्न जमाने के हैं, तो आज एंजॉय कर लोगे, आज कोई आपको नहीं रोक रहा है, बंद कमरे में कोई नहीं देख रहा है, पर जब समाज में हाथ पकड़ने की बारी आएगी, वो बंदा या वो बंदी भाग जाएगा, और फिर आप ये जो सेक्शन 69 है, इसका आप उपयोग करोगे। ये तो बात आपकी सही है कि लड़की की ही जिम्मेदारी है कि वो उसके इंटेंशन को शुरू से ही ऑब्जर्व करे कि वो जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको शुरू से पता होता है कि ये बंदा मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन वो उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व होती है कि अगर वो झूठ भी कहता है, अरे मैं तुमसे शादी करूंगा, तो वो उस झूठी उम्मीद को भी पकड़ लेती है। देखिए ये बात आपने जो कही, ये सिर्फ लड़कियां इन्वॉल्व नहीं होती हैं, लड़के भी इन्वॉल्व होते हैं। और आप देखोगे कि जो भी इमोशनल व्यक्ति होगा, वो सामने वाले व्यक्ति पे इतना इन्वॉल्व होगा कि वो सोचेगा कि चाहे कुछ भी करे, चाहे ये बंदा झूठ बोले, मेरे सामने किसी और के साथ में रिलेशनशिप में भी रहे, वो बस मेरे साथ बना रहे। पर होता ये है कि ये एक ट्रॉमा बॉन्ड होता है, इससे हमें ही ठीक करना है, इसे हमें ही डील करना है, हमें ही काउंसलिंग करनी है
कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी हो रही है कि हम सामने वाले पे, क्योंकि हम किसी को बांध के नहीं रख सकते हैं, आज का ये टाइम नहीं है। बिल्कुल। अगर आप बांधने जाओगे तो आप देख रहे हो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि ड्रम में भर रहे हैं, कहीं मार डाल रहे हैं, तो वो होने से अच्छा है कि आप एक सेफ साइड चुन लो। और अगर बस ये है, देखिए, अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ हर व्यक्ति अलग है, उसकी भावनाएं अलग है, उसकी अपनी बर्दाश्त करने की, टॉलरेट करने की क्षमता अलग है, पर होना ये चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि हम टॉलरेट कर रहे हैं तो आप करते रहो, आप अपनी लाइफ के साथ कुछ भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप झूठे मुकदमे ना लगाओ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप झूठे मुकदमे ना लगाओ, आप एटलीस्ट सामने वाले के एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो, पर आप तो अकाउंटेबल हो सकते हो खुद से, लोगों से। आपकी तो जवाबदेही बन सकती है ना कि भाई मैंने इस व्यक्ति से प्यार किया है, अगर ये व्यक्ति बुरा है, अच्छा है, कैसा भी है, अगर आपको रहना है तो आप रहो, फिर ये मत करो कि आप झूठे मुकदमे लगाने लगो, कहने लगो, क्योंकि होता ये है कि जो सच्ची लड़कियां हैं या जो वाकई में पीड़ित लड़कियां हैं, उनके लिए ये समाज आज भी बहुत ब्रूटल है। वो थ्रू आउट द जर्नी दे कीप ऑन सर्वाइविंग, कीप ऑन एक्सप्लेनिंग थिंग्स, तो वो मत करो आप। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि झूठे मुकदमे न लगाइए, और अगर आप किसी को चुन रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि वो आपके लिए जेन्युइन नहीं है, तो ये इसलिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मैरिटल रेप एक बहुत बड़ा इशू है और उसको जल्दी एड्रेस नहीं करा जाता है, क्योंकि ये हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो आदमी को ऐसा लगता है कि अगर मेरी शादी इससे हो गई है तो अब मेरा इस पे पूरा अधिकार है, तो अब मुझे इसके कंसेंट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो वो अपने आप को उस पर फोर्स करता है, और लड़की इसलिए मना नहीं कर पाती क्योंकि उसको लगता है ये मेरा पति है, तो ये शायद उसका राइट है। बिल्कुल। तो कई मर्तबा ये देखा गया है कि लड़की समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, जबकि वो उसके साथ मैरिटल रेप हो रहा है। हाँ, होता ही है। लड़की को लगता है कि नहीं, ये जो है, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा समझाया है, इसलिए सही है। कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें सोसाइटी समझाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैरिज लड़कियों को ये मालूम होना चाहिए कि उनका कंसेंट जरूरी है, चाहे शादी हो और चाहे शादी ना हो। आपकी इजाजत के बगैर कोई अपने आप को आप पे फोर्स नहीं कर सकता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये चीजों पे अवेयरनेस जरूरी है। मुझे लगता है बहुत लड़कियों को ये, भली पढ़ी लिखी भी है, उनको ये बात नहीं मालूम है। उनको लगता है शादी हो गई तो नाउ दिस मैन हैज द राइट ओवर मी, ही कैन डू एनीथिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, और जो चला आ रहा है रीति रिवाज के नाम पर, हम बहुत सारी गलत प्रथाओं को भी चला रहे हैं और हम उसको सच मान बैठे हैं। बात ये है कि गलत चीज है, पर क्योंकि उसका प्रोपोगेशन इतना अच्छा है तो हम समझते हैं कि नहीं, यही सच है, यही सही है। यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारी चीजें क्योंकि वो चली आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। हर चीज जो पीढ़ियों से चली आ रही है, सालों से चली आ रही है, वो सही नहीं है। ये हमको तय करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। मॉरल वैल्यूज हमको तय करनी है। बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूथ ऑनलाइन बहुत ज्यादा है, तो ऑनलाइन हैरेसमेंट भी बहुत हो रहा है। साइबर बुलिंग आपने टर्म सुना होगा। तो अगर कोई साइबर बुलिंग का शिकार होता है या ऑनलाइन हैरेसमेंट उसके साथ होता है, तो वो किस तरह से लीगल एड ले या किस तरह से प्रोसीड करे कि उसको कुछ राहत मिल सके। आपने बोला कि सेक्सुअली लोग हरास करते हैं या स्टॉक करते हैं, तो आज ये सोचिए कि आईटी एक्ट के अंडर आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हो। उन लोगों को 5 साल तक की सजा है, 5 लाख तक का वो है जुर्माना। जरूरी ये है कि अवेयरनेस, आप अवेयर हो। अगर कोई व्यक्ति अननोन है तो आप उससे कभी भी अपना जो है ऑब्सीन फोटो इवन क्लिक भी मत करो। अगर कोई आपसे कह रहा है कि वीडियो कॉल पे चैट कर रहा है और आपको फोर्स कर रहा है, तो आप कभी मत करो। इस तरह का रिस्क लेना ही क्यों? लाइफ रिस्क लेने के लिए जरूरी है, पर ऐसा रिस्क लेना ही क्यों युवाओं को कि बाद में रोना पड़े, पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़े। और
कभी भी अपनी पर्सनल जो है फोटोज, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, कोई भी नियर एंड डियर हो और मांग रहा हो बिल्कुल नहीं फॉर देना। टाइम बिंग की इंजॉयमेंट के लिए, होता ये है कि उस टाइम हम कर देते हैं और फिर बाद में हमें समझ में नहीं आता है, कोई वायरल करने की धमकी दे रहा ये हो। बताओ, किसी ने आपकी कंसेंट के बिना हम्म, आपका आपत्तिजनक वीडियो बना दिया है, हम्म, या आपकी इमेज ऐसे एडिट कर दी, है ना? हम्म, या आपको मालूम नहीं था, या आपकी कंसेंट भी थी। कई बार होता है ना, जैसे अभी हम लोग बात कर बिल्कुल। रहे थे कि इंटीमेट हो रहे हैं और बॉयफ्रेंड ने कहा कि यार इसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन और आप कितनी मची मारी गई थी, आपने उसको हाँ कह दिया हम्म, और बाद में उसने उसका मिसयूज करा। तो ऐसा अगर हो गया है हम्म। तो क्या करना है, ये बताइए। देखिए, अगर इस तरह की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपके साथ में हो जाता है, तो सबसे पहले आपको एफआईआर लॉन्च करानी है, ठीक है? और आईटी एक्ट के अंतर्गत आपको एफआईआर लॉन्च करानी है, और साथ ही में एक वेबसाइट है stopncii.org, हम्म, उसके अंडर आपको अपना केस रजिस्टर करना हुआ है, और उसमें आपका जो है आपकी वो एज पूछेंगे और आपकी फ़ोटोज़ माँगेंगे, तो आपको उसके अंडर जो है आप अपना एक केस रजिस्टर करा सकते हैं। तो इंटरनेट पे आपका जहाँ-जहाँ भी वो फ़ोटो वायरल होगा, वो उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक मतलब है? आपको तो वो आप फोटो या इस वो वीडियो अपलोड हाँ, करनी है जो हाँ, सर्कुलेट हो रही है, वो हाँ, अपलोड करनी है। हाँ, अच्छा वो अच्छा। जो सर्कुलेट हो रही है, हाँ प्लस जो भी वो डिटेल्स आपसे हाँ 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 माँगेंगे, आपका जो हाँ क्रेडेंशियल है आपके हाँ। पर्टिकुलर, वो उसमें माँगेंगे कि हम्म आपका क्या क्या एज है, क्या केस है, तो आप उसको हम्म डिस्क्राइब कर सकते हो आप अपना, हम्म। और जो भी आपका जो आपत्तिजनक ऑब्सीन फ़ोटो है या वीडियो है, वो उसको स्टॉप कर देंगे, ओके। और आप अपने केस को इस वेबसाइट के थ्रू ट्रैक भी कर सकते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल, अगर आपको समाज में एक बदलाव लाना हो हुँ, जिससे कि लड़कियों की, महिलाओं की स्थिति बेहतर हो सके, हुँ। तो वो एक बदलाव आप क्या लाना चाहेंगे? मैं वो एक बदलाव ये लाना चाहूँगी कि मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि कभी किसी पे ट्रस्ट मत करें, नेवर डू ब्लाइंड फेथ ऑन एनीवन, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, हस्बैंड हो, सन हो, कुछ भी हो, चाहे वो कितनी अच्छी बात करे, चाहे कुछ भी करे, अगर आपको इंस्टिंक्ट है, आपको लग रहा है, क्योंकि हम महिलाओं का सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होता है, हम्म। वो भले एक दिन ना समझ पाएँ, पर थोड़ी देर बाद अगर बात करेंगी तो उन्हें आइडिया हो जाता है, तो इसलिए कभी भी किसी पे ट्रस्ट ना करें, और नेवर स्पेंड योर टाइम ऑन यूजलेस थिंग। ये जो आपको समय मिला है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको एंजॉय करो, क्रिएटिव बनो, फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट बनो, क्योंकि एक समय बाद आप महिला हो, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज चांसेस बहुत कम है गलती करने के, ये हमारा समाज ऐसा है, तो आपको ही सोचना है अपने लिए, आपके प्रति में एक समय बाद में सब व्यक्ति आपको छोड़ देंगे, आपको ये सोचिए कि अपने ये गाड़ी है ये जीवन का, इसके स्टेयरिंग पे बैठ करके आपको ही अपना जीवन का ये सुंदर सफर तय करना है, तो ये अपनी जिम्मेदारी जिंदगी की आपकी है, गाड़ी की ड्राइवर आप ही हैं, आप किसी ही और को हैं, उसका ड्राइवर मत बनने दीजिए। नहीं बनने दीजिए, चाहे वो कितने भी बेहतरीन खूबसूरत सपने दिखाएं, आप उन किसी के झांसे में मत आइए, आप थोड़ा करेंगे पर बहुत सुकून से रहेंगे, क्योंकि जहाँ वो है एक ड्राइविंग के पीछे वो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो एक लाइन लिखी रहती है हर ट्रक के पीछे बड़े बड़े कैप्शन में, वो इसीलिए लिखी रहती है कि जहां महिलाओं ने अपने दिमाग का इस्तेमाल बंद कर दिया, वहां पे आप समझिए कि आप गई भैंस पानी में, फिर उसकी कोई रिकवरी नहीं है, और आप क्योंकि महिला है तो आपके ऊपर इतना प्रेशर है समाज का, परिवार का, पति का, बच्चों का, कि सारी इन जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इसकी इज्जत का जो हाँ, बोझ है। कटोरा हाँ। वो है, बोझ है, वो आप ही वो कंधे पे। आप नहीं, आपके कंधे पे नहीं, आपके सर पे है, और वो आपको लेकर घूमना ही घूमना है, तो आप ये समझिए कि अपनी गाड़ी कहाँ रोकनी है, कितनी देर रोकनी है, कितनी देर बाहर जाना है, और उसके बाद चुपचाप अपनी गाड़ी में आराम से आके एंजॉय करना है,
ये आप अपना उद्देश्य बना लीजिए। तो बहुत नेवर बढ़िया ट्रस्ट बात एनीवन बताई साक्षी और ने। बी रिस्पॉन्सिबल। तो बहुत अच्छी बात बताई। यही 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 मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि अपनी गाड़ी का ड्राइवर खुद ही बने रहो बिल्कुल और किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। कभी नहीं, बिकॉज द ईयर यू वेस्टेड ऑन रॉन्ग पीपल हम्म, कभी नहीं आएंगे। और जिन लोगों के लिए आज आपने समय लगाया है, चाहे वो दोस्त हो हम्म, आपका, आपने सोचा कि नहीं मैं अपने हस्बैंड पे लगा दूंगी, आपने अपने बॉयफ्रेंड पे समय वेस्ट कर दिया और आप कहीं नहीं स्टैंड हुए, 4-5 साल बाद, कुछ सालों बाद वही आपसे पूछेंगे कि आपने मेरे लिए क्या किया है, राइट राइट क्या राइट किया है राइट। ऐसा, या आप कहाँ पे स्टैंड है, भले आपने सेक्रीफाइस कर दिया सब सब, भूल जाएंगे। सब भूल जाएंगे। हम्म, पेरेंट्स भी है, एक टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, आप पे पैसा लगा दिया, इफ यू आर नॉट अर्निंग और अगर ससुराल से वापस आ गए तो लड़कियां, कई बोझ लड़कियां हो वापस जाएंगे आप। नहीं आ पाती हाँ, हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली भी है तो वो इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फैसले ही नहीं कर पाएंगी। राइट राइट। वो यही नहीं कर पाएंगे कि भाई अगर मुझे, मैं कमा रही हूँ तो मैं एक अलग घर में लेके अपना पालन पोषण कर सकती हूँ, पर नहीं कर पाएंगी। इसलिए आपके लिए ये एक टेस्ट है, ये लाइफ नहीं है, आपका एक टेस्ट है और हम्म, इसको बहुत सोच समझ के देना है। बहुत अच्छी बातें साक्षी ने बताई और बहुत अच्छा सेशन रहा। मुझे लगता है हमारा तुम्हारा सेशन तो एक और भी हो सकता है, उसमें हम लोग और भी तरह तरह की बातें कर सकते हैं लीगल के अलावा, क्योंकि तुम्हें भी बड़ा दुनिया का तजुर्बा है और मुझे भी बहुत तजुर्बा है। बिल्कुल। तो खैर बहुत अच्छा सेशन रहा। मुझे लगता है बहुत यूजफुल रहेगा युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए, और अवेयरनेस इससे बहुत क्रिएट होगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग इसे देखें वो इसे आगे शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जानकारी बढ़े कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलों में हम खुद ही से फंस जाते हैं अपनी ही गलती से। तो हमको सजग रहना है, और अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम गलती करने से अपने आप को रोक लेंगे और मुसीबतों में नहीं फंसेंगे। तो चलिए चलते हैं, अगले एपिसोड में तुमसे मुलाकात होगी अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो बड़ा मजा आया हमको।